उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज हम लोग एक सीरीज देखेंगे जिसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ एक और किताब की चर्चा करेंगे जो एएलपी का मेंस है, उसके लिए एसके झा सर की बुक। तो दोनों के जो की पॉइंट हैं उनका जिक्र हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बातें होंगी, डिस्कशन होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं लिख करके बताऊंगा, मैं बोलूँगा, आप लोग सुनिएगा। ऐसे जैसे बातें होती हैं वैसा ही डिस्कशन होगा। ये आज का टॉपिक चूज करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। पेज नंबर 110, 110 पेज नंबर पे। इस किताब में देख लेते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कशन करने के बाद हम मूव करेंगे टेक्निकल पर्सन में, और इसमें डिस्कशन हम लोग करेंगे आज चुंबक और वैद्युत चुंबक। मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके बारे में 336 नंबर पेज पे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का जो है वो है कार्य शक्ति और ऊर्जा। मानव का शरीर जो है एक मशीन है, और इस मानव के शरीर में एनर्जी छुपी हुई है। वो एनर्जी जब इस्तेमाल होता है तो कुछ वर्क डन होता है, कार्य होता है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको हम लोग समझेंगे। कार्य की बात करें तो जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में गति करती है। यहाँ पे ये किताब रखा हुआ है, मैं इस पे एक फोर्स लगाया, इधर से कोई बाहरी फोर्स अप्लाई हुआ तो ये अपनी जगह से विस्थापित हुई। इसके विस्थापन में जो रिस्पॉन्सिबल रहा वो था फोर्स, और फोर्स लगा किसकी वजह से, तो एनर्जी की वजह से। जब मैंने अपने हाथ को यहाँ तक लाने में जो एनर्जी अप्लाई किया वही एक आउटपुट दिया वर्क टन का। तो कार्य जो हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा कि मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना बल लगाया, और ये कितना दूर तक विस्थापित हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस बात पे निर्भर करेगा। तो कार्य जो होगा वो होगा बल गुणे विस्थापन के बराबर। तो जितना फोर्स लगाया है मैंने, कितना विस्थापित हुआ है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को निकालेंगे तो कार्य का हम लोग का मैग्नीट्यूड मिलेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वर्क जो होता है F इंटू एस होता है, या F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जरूरी नहीं कि मैं इसके हमेशा पैरेलली ही फोर्स अप्लाई करूं।
अगर ये बंधा होता तो इसको खींचा भी जा सकता था, या किसी एंगल से इसको ठेला भी जा सकता है, धक्का लगाया जा सकता है, या ऐसा ये रखा हुआ वायर है तो इसको खींचने पे एक एंगल पे, जैसे मैंने इसको खींचा इतना एंगल पे, तो ये ऐसे नहीं जा करके ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। फोर्स अप्लाई हो रहा है इंक्लाइंड में एक एंगल पे, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक लीनियर की जैसा। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है और जिस डायरेक्शन में इस वस्तु का विस्थापन हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल यानी कोण कितना है। यहाँ समझेंगे कि ये है इसके मूवमेंट का डायरेक्शन, और इस पे इतना डिग्री पे फोर्स अप्लाई हो रहा था, ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कुछ हो सकता है। इस एंगल को कंसीडर करेंगे हम लोग तो बोलेंगे F इंटू एस कॉस थीटा। किसका वैल्यू हो जाएगा? वर्क डन का, वर्क का। कोई पूछेगा थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है उसे ही हम लोग कहते हैं बल का कोण, जिस पर बल अप्लाई हुआ है। कभी हो सकता है कि एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। जब मैंने इसको खींचा, मैंने जिस वस्तु को धक्का दिया या खींचा, तो दोनों हो सकता है कि 0 डिग्री पे हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। और वर्क डन जो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो 1 हो जाएगा। और ऐसे में फोर्स जो आएगा पॉजिटिव आएगा, F इंटू डी पॉजिटिव होगा। वहीं अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, यह ऐसे है और इसको खींचा जाए उधर, तो टेंडेंसी जो होगी वो विस्थापित होने की नहीं होगी। ऐसे में वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। थीटा का वैल्यू जब 180 डिग्री रखेंगे हम लोग, तो वर्क डन F इंटू डी माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा। वहीं अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री 180 डिग्री के अलावा 90 डिग्री कर दें, इतना पे 90 डिग्री पे, तो अब इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। ऐसे 90 डिग्री के कंडीशन में क्या होगा? तो जैसे ये दीवार है, दीवार को मैं इधर से धक्का दूँ 90 डिग्री पे, तो दीवार मूव नहीं करेगा, वर्क डन क्या हो रहा है? 0 डिग्री हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे, थीटा 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन 0 होता है। और कार्य का जब एसआई मात्रा कंसीडर करेंगे हम लोग, तो होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कैसे करेंगे हम लोग? तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का आप लोग जानते हैं mL/t-2 वहाँ से, और d का m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसे ही कहते हैं 1 जूल। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर भी होता है, और वहीं 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग जो वैल्यू होता है 1 जूल के बराबर होता है। कार्य का सीजीएस मात्रा की बात करें तो होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि कार्य जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है।
ये हुई बात हम लोगों की फिजिकल अपीयरेंस की। वहीं वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, जैसे कि फोर्स का वैल्यू चेंज करते रहे हम लोग, और ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, क्योंकि हर एंगल पे, हर एट ए टाइम ऑफ मोमेंट पे फोर्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो टोटल जो फोर्स निकालेंगे, टोटल फोर्स अप्लाई किया जाएगा जो, वो एक आउटपुट देगा रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन निकालना होगा तो लिखते हैं हम लोग, जहाँ तक हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है उसका रेंज पता होना चाहिए और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो बोलते हैं हम लोग Fx dx का रेंज जो होगा इंटीग्रेशन का x1 से x2 तक या xi से xf तक, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। और इस कंडीशन में ये जो वैल्यू देगा वो होता है एरिया, जो कर्व के द्वारा एरिया कवर किया गया है, एरिया डिस्प्लेस किया गया है, वह इतना वैल्यू होगा। अगर वहीं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन 2 डायमेंशन की बात करें तो जहाँ 2 डायमेंशन की बात आ जाएगी वहाँ डायरेक्शनल फोर्स आ जाएगा। यदि किसी वक्र पथ पर गतिशील कण पर परिवर्ती बल लगता है तब कण को किसी बिंदु A से B तक विस्थापित करने में संपादित कार्य जो होता है W A to B FDR होता है। और वहीं F और DR का जो एक व्यंजक प्राप्त होगा, एक्सप्रेशन, वो होगा वर्क डन इजकल टू इंटीग्रेशन साइन A to B, रेंज हो जाएगा उसका लिमिट Fx dx प्लस इंटीग्रेशन साइन A to B Fy dy, दोनों कंपोनेंट जो होंगे फोर्स को, उनका इंटीग्रेशन करना होगा। वहीं अगर हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, स्प्रिंग्स में जो फोर्स लगता है उसकी बात करें तो किसी स्प्रिंग में प्रसार एक्सटेंशन उत्पन्न करने के लिए बल लगाना पड़ता है। यदि बल का परिमाण F हो तथा उत्पन्न प्रसार, उनके बीच का जो एक्सटेंशन हुआ है x हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा और F इज इक्वल टू kx हो जाएगा, जहाँ k स्थिरांक है जिससे बल नियतांक स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और इसकी इकाई होती है न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, बल नियतांक k होता है, और उसकी अगर इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर होता है। यदि स्प्रिंग में कुल प्रसार तथा संकुचन की बात करें हम लोग तो होता है F dx का इंटीग्रेशन 0 से x तक, और जो वैल्यू देगा F का वैल्यू kx है और dx करेंगे तो हाफ kx स्क्वायर, यानी हाफ mv स्क्वायर जैसा ही इसका वैल्यू आ जाएगा निकालने पे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ kx स्क्वायर, चूँकि F क्या है, kx है। यहाँ एरिया की बात करेंगे हम लोग तो एक ट्रायंगल का जो फॉर्म होता है, आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ b इंटू एच, हाफ आधा बेस इंटू हाइट। तो वैसे स्प्रिंग का वर्क डन निकाल लेंगे, दोनों एरिया का ही बात करेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि VT डायग्राम जो होता है वो एरिया का फॉर्मूला देता है, एरिया जो होता है वही कंसिडर करते हैं हम लोग। अगर 2 कंडीशन में वर्क डन निकालना होगा कि स्प्रिंग का प्रसार अगर x1 से बढ़ के x2 हो जाए और कितना कार्य किया जाएगा ताकि इसका एक्सपेंशन डिफरेंसेस x1 से x2 तक हो जाए, तो वर्क डन निकालने के लिए करना पड़ेगा हम लोगों का x1 टू x2 लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन साइन के साथ F dx, जिसका रिजल्ट होगा हाफ k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनकी बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे कार्य शून्य होगा कब, जब विस्थापन शून्य हो जाए। वर्क डन शून्य कब होगा, क्योंकि F ds cos थीटा हम लोग पढ़े हैं, F d cos थीटा।
तो विस्थापन शून्य हो जाए यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, बल गति के दिशा के लंबवत हो, जब थीटा 90 डिग्री पे हो जाए यानी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी वर्क डन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। या पिंड संरक्षित क्षेत्र में बंद पथ पर घूमता हो, कंजर्वेटिव फील्ड हो और वो एक सर्कुलर को फॉलो करता हो, ऐसे कंडीशन में भी वर्क डन जो होंगे जीरो होंगे। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो संरक्षित क्षेत्र में कार्य पथ से आज़ाद होता है यानी पथ पर निर्भर नहीं करता है, और पथ पर निर्भर नहीं करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। जब दो पिंड जिनकी मात्राएं m1 और m2 है तथा v1 v2 वेग से गतिशील है और समान बल लगाने पर पिंडे s1 और s2 दूरी तक रुक जाती हैं, तो उनके s1 और s2 का जो रेशियो निकलेगा वो होगा k1/k2, क्योंकि हाफ m1 v1 स्क्वायर बाई हाफ m2 v2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हाफ m1 v1 क्या होता है हम लोग का कांस्टेंट मान लेंगे, तो k1/k2 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम लोग m1 v1/t1 तो m2 v2/t2 होगा। मोमेंटम की बात करें हम लोग तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि t1/t2 जो होता है m1 v1/m2 v2 होता है, यानी t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 और t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 हो जाएगा। तो t1/t2 इक्वल टू हो जाएगा p1/p2, यानी मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग। वही जब दो पिंड समान वेग से गतिशील हैं तब s1 और s2 का जो रिलेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी s1/s2 इक्वल टू m1/m2। वहीं टाइम का जो बात करें तो वो भी जो होगा t1/t2 इक्वल टू m1/m2। जैसे डिस्टेंस का है वैसे ही टाइम का भी रेशियो होगा और ये डिपेंड करेगा किस पे, उसके मास पे। यदि पिंड, इस बात को कैसे समझेंगे आप लोग, तो मास जो मैसिव ज़्यादा होता है उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। एक चींटी दौड़े और एक हाथी दौड़े, दोनों के मोमेंटम में परिवर्तन रहेगा, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। वहीं अगर पिंड समान वेग से समवेग से गतिशील है यानी उनका मोमेंटम सेम हो, तो s1 और s2 का जो रिलेशन होगा वो कैसे होगा, तो वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। s1 जो है वो बराबर होगा m2 के रेशियो से और s2 m1 के रेशियो से, यानी s1/s2 इक्वल टू हो जाएगा m2/m1। तो इस कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि s जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा m के, और t1/t2 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे t1 और t2 बराबर हो जाएंगे। अगर दो पिंडे समान गतिज ऊर्जा रखें तब s1/s2 बराबर k1/k2। यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि p1/p2 इक्वल टू √m1/m2 या p1/p2 इक्वल टू t1/t2। तो t1/t2 का रिलेशन जो होगा √m1/m2 के बराबर होगा, यानी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √m के। अगर यही बात करें हम लोग कि निगेटिव हो जाए, यदि गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो v कभी यहाँ देखेंगे v जो है स्क्वायरल फॉर्म में है तो निगेटिव नहीं होगा, और मास किसी वस्तु का तो निगेटिव होता ही नहीं है।
तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² कभी नेगेटिव नहीं होगा। वहीं स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के अलावा हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा mgh की। तो mgh जो है डिपेंड करता है g पे, mgh h पे। तो h जो हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, रेफरेंस की बात है। तो यहाँ इसको कंसीडर करेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर गतिज ऊर्जा k है तो ये p से कैसे रिलेट होगा, p²/2m से। तो p जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √k से, या m जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा k का, और इस तरह से हम लोग इनको रिलेट कर सकते हैं। तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m और v डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। 1 HP का जो वैल्यू होता है वो 550 LB × 1 फीट × 1 सेकेंड होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 550 × 0.4536 kg × 0.3048 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आएगा 1 HP = 746 HP वाट के बराबर हो जाएगा।